बट वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है तो तुम उठ गए। हम लोग देखते ही ये होती है एक लड़की। वो कहती है क्या तुम एक ड्रैगन हो? डियाब्लो कहता है आखिर तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है? क्या मैं तुम्हें ड्रैगन जैसा लग रहा हूँ? वो कहती है मैं तो तुम्हें देखी के ही समझ गई थी कि तुम एक ड्रैगन नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे तुम बहुत ज्यादा अजीब लगे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी आज तक इंसान नहीं देखा जो कि ड्रैगन से भी ज्यादा मैजिकल पोटेंशियल रख सके। और तुम्हारे पास जो माना है वो बिल्कुल उसी मानक तरीके लगता है जो कि ड्रैगन्स के पास होता है। डियाब्लो सोच रहा होता है मेरी ब्रीदिंग टेक्निक ड्रैगन जैसी है। वो लड़की कहती है ह्यूमंस की मानव ब्रीदिंग टेक्निक तो बिल्कुल कचड़े के बराबर होती है। उनके पास इतना दिमाग और पोटेंशियल तक नहीं होता कि वो एक ड्रैगन के मानव टेक्निक को कॉपी कर सके। उसकी बात सुनकर डियाब्लो सोच रहा होता है आखिर ये क्या कह रही है, मैं एक ड्रैगन को कॉपी कर रहा हूँ। इसको शायद ये नहीं पता है कि एंशिएंट टाइम में ड्रैगन मेरी टेक्निक को कॉपी किया करते थे। वो कहती है क्या तुम हाफ एल्फ हो? नहीं नहीं, हाफ एल्फ तो सबसे कमजोर ड्रैगन को भी टक्कर नहीं दे सकते। डियाब्लो उससे कहता है तुम बकवास करना बंद करो। वो कहती है इस लड़के को देखो तो, ये तो पूरी तरीके से बंधा हुआ है और उसके बाद भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। डियाब्लो कहता है असली गलती तो तुम्हारी है, तुमने मेरे जैसे मासूम बच्चे को एक ड्रैगन समझ लिया और फिर उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें किडनैप किया? तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। डियाब्लो कहता है सबसे पहले अचानक से थंडरस्टॉर्म चालू हो गए और फिर एक थंडरस्टॉर्म तो बिल्कुल मेरे गैरेज के ऊपर आकर गिरा। उसके बाद तुमने माना बर्न का यूज किया। वो कहती है तुम्हें जो समझ रहा है समझ लो, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम किस तरीके के जीव हो। वो उससे पूछता है तुम कम से कम मुझे ये तो बता ही सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन। वो उसको घूर घूर कर देखने लगती है। डियाब्लो कहता है ठीक है मुझे तुम मत बताओ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे कम से कम यहाँ से छोड़ दो। वो कहती है नहीं। डियाब्लो कहता है क्यों नहीं? वो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर मजा नहीं आ रहा है। डियाब्लो को गुस्सा आने लगता है। वो लड़की कहती है हाँ मैं ऐसे ही चेहरा तो देखना चाहती थी। डियाब्लो कहता है मुझे तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ब्लू ड्रैगन हो और तुम्हारा नाम है मायत्रे। डियाब्लो बताता है ब्लू ड्रैगन की स्पीसीज सबसे अच्छी ड्रैगन की स्पीसीज मानी जाती है क्योंकि इनका नेचर काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। ये बिल्कुल ह्यूमंस को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ह्यूमंस अपने पेट को, यानी कि डॉग्स एंड कैट्स को। अगर मैं रेड ड्रैगन या ब्लैक ड्रैगन के बीच में फंस चुका होता तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती क्योंकि उनका नेचर काफी ज्यादा वायलेंट होता है। और सेम चीज ग्रीन ड्रैगन के साथ भी होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। वो उससे पूछता है जब तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक ड्रैगन हूँ तो तुमने मुझे किडनैप क्यों कर लिया? वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है ताकि मैं तुम्हें मार पाऊं। डियाब्लो कहता है देखो मैं तो ड्रैगन नहीं हूँ तो इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगी, है ना? वो बताती है कि वो उसको इंग्रेडिएंट के तरीके यूज करेगी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और कम से कम एक मास्टर रैंक को तो हासिल ही कर लेगी। डियाब्लो सोच रहा होता है क्या कहा इसने, मास्टर रैंक? अगर वो मुझको इंग्रेडिएंट के तरीके यूज करेगी तो वो मास्टर रैंक से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक सेकंड, आखिर मैं ये सब फालतू की बातें सोच ही क्यों रहा हूँ? मेरी जान अभी दांव पर लगी हुई है, इसी वजह से मुझे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। डियाब्लो उसको फुसलाते हुए कहता है आखिर आप ड्रैगन्स को मारना ही क्यों चाहती हैं? वो कहती है तुमसे मतलब? डियाब्लो कहता है क्या ये सब कुछ उस ह्यूमन मेज की वजह से है जिससे तुम प्यार करती थी? ये सुनते ही मायत्रे उसको आजाद कर देती है और वो गुस्से में भी आ जाती है। वो कहती है अगर तुम उसको वापस से बीच में लाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। डियाब्लो कहता है तुम्हारे क्लैन मेंबर्स को वो मेज पसंद नहीं आया और इसी वजह से तुमने अपनी क्लैन को धोखा दे दिया। वो ये चीज सुनते ही डियाब्लो के ऊपर अटैक कर देती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की? डियाब्लो कहता है तुम्हारा इंटेंशन मेरी जान लेने का नहीं है, या मैं ये कहूँ कि शुरुआती से ही नहीं था। तुम्हारे पास काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम मेरे माइंड को काफी इजिली कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि तुम एक काइंड पर्सन हो, तुम बाकी ड्रैगन से अलग हो। तभी उसके मुंह से ये बात सुनते ही मायत्रे चौंक जाती है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में एक मिस था जो कि उसे यही कहा करता था। वो अपने अटैक को रोक देती है और कहती है तुमने मेरी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किया करता था। डियाब्लो कहता है आखिर उससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है वही ग्रेट मेस जिसको तुम इंसान लेजेंड्स के रूप में जानते हो। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं लार्स को जो कि कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि बारिश बंद होगी, मुझे जल्दी जिम्मी को ढूंढना होगा। जिम्मी आखिर तुम हो कहाँ पर? हम लोग आते हैं वापस से डियाब्लो पे। मायत्रे बताती है वो मुझसे आखिरी बार 700 साल पहले मिला था और वो एक डार्क मेस था, उसका नाम था जेनन। डियाब्लो कहता है क्या डार्क मेस? मायत्रे कहती है हाँ ये चीज फनी है ना? एक ड्रैगन जो कि सारे लाइट मेजर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होते हैं, वो एक डार्क मेज के प्यार में पड़ गई। लेकिन वो डार्क मेज बुरा नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था। उसने डार्क मेज का पास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चुना ताकि वो इस दुनिया की कुछ सच्चाई को खोल सके। वो एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से रैंक 9 पे था। ये चीज सुनकर डियाब्लो चौंक जाता है। क्या रैंक 9 मेज? वो कहता है एक सेकंड, ह्यूमन रेस में तो कई लाख सालों से कोई भी रैंक 9 मेज नहीं आया है। जो भी रैंक 9 मेज होता था वो उससे पहले ही एग्जिस्ट करता था। माइत्रे कहती है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगी असलियत में क्या हुआ था। जब मैं जेना से नहीं मिली थी तब वो इस दुनिया की कुछ सच्चाई को अनकवर करने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने साथ में ही हजारों रोज तक ट्रेवल किया और कुछ टाइम बाद हम लोग आपस में प्यार में पड़ गए। हम लोग काफी ज्यादा खुश थे, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक ड्रैगन लॉर्ड ने बाकी ड्रैगन्स को उसको मारने का कमांड नहीं दिया। उसके एक ही कमांड पर जितने भी ड्रैगन्स थे वो सभी के सभी जेनन की जान के प्यासे हो गए। हम लोग वहाँ से भागे भी, लेकिन हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। हम लोग देखते हैं वो जेनन को एक गुफा के अंदर जाने को कहती है। जेनन बस तुम एक बार इसके अंदर चले जाओ, फिर तुम्हें कोई भी ड्रैगन नहीं ढूंढ पाएगा और तुम मेरी चिंता मत करना, वो मुझे जान से नहीं मारेंगे। वो गुफा एक एंशिएंट रूइन थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक से सील थी, बट उसके अंदर एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जा सकता था। वो उसके अंदर छुप गया। फिर मुझे ड्रैगन लॉर्ड ने सजा दी और सजा के तौर पे मुझे हजारों सालों तक बंदी बना दिया। हालांकि 1000 साल ड्रैगन्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जेनन कुछ डिकेड्स बाद मुझे बचाने के लिए आया और उसको तब तक इस वर्ल्ड की सच्चाई भी पता चल गई थी। सब ड्रैगन्स बस यही कहते थे कि उसको सच्चाई का पता तो चल गया है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो पागल हो गया। फिर उसने मुझे किसी तरीके से रेस्क्यू किया। उसके बाद हम लोग इसी माउंटेन में आकर छुप गए। और फिर डियाब्लो कहता है क्या वो मर गया? वो कहती है अगर इतना ही होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं बस यही समझती कि वो इटर्नल स्लीप में सो गया है। लेकिन मेरे ड्रैगन क्लैन ने उसको पूरी हिस्ट्री से ही मिटा दिया। उन्होंने एक सिंगल नोट तक नहीं छोड़ा जिसमें उसके बारे में कुछ लिखा हो। उन सभी ने उन लोगों को भी मार दिया जो कि उससे कभी न कभी मिले थे। ड्रैगन्स नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, और मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जो कि जेनन यहाँ पर छोड़ गया है, उसकी लेजेसी को। डियाब्लो सोच रहा होता है अच्छा तो मैं सब कुछ समझ गया, ये सब काम ड्रैगन्स का ही है और इसी वजह से पूरी हिस्ट्री में मेरा भी नामो निशान मिट गया। जब मैं जिमी ग्रुप में रीइंकार्नेटेड हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने ट्रेसेस ढूंढे, लेकिन डियाब्लो वॉलप्ले के बारे में पूरी हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा था। कहीं पर भी एक सिंगल रिकॉर्ड या हिंट तक नहीं थी। मुझे शुरुआत से ही लगता था कि ये 12 गॉड्स का काम है, लेकिन मैं कुछ हद तक गलत था। ये असलियत में काम था ड्रैगन लॉर्ड ब्राह्मण का। उन सभी लोगों ने मुझे भी हिस्ट्री बुक से मिटा दिया, बिल्कुल उसी तरीके जैसे जेनन को मिटाया था। जेनन एक रैंक 9 मेज था जिसने कि इस वर्ल्ड की सच्चाई के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन आखिरकार उसको कितना पता चला था कि ड्रैगन ने सब कुछ मिटा दिया। वो माइत्रे से पूछता है कि यहाँ पर जेनन की ग्रेव है? वो कहती है क्यों? डियाब्लो कहता है क्योंकि मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मेज हूँ। वो कुछ सोचने के बाद कहती है मेरे पीछे आओ। वो उसको कहीं पर लेकर जाती है और बताती है जेनन का मेरे पास जो भी कुछ बचा था बस वो यही था। वो देखता है कि उसकी ग्रेव में एक ब्रेसलेट लगा था और उस ब्रेसलेट को देखकर चौंक जाता है एंड कहता है ये तो मेरा ब्रेसलेट है, द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, मेरे उन 3 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स में से एक जो कि मैंने 12 गॉड्स के खिलाफ बैटल में यूज करे थे। ये ब्रेसलेट अपने पहनने वाले को सारे तरीके के डिसीजेस और सारे तरीके के कर्से से दूर रखता है, या मैं कहूँ ये सब चीजें उसको छू तक नहीं सकती। और अब इसको देखकर मैं समझ चुका हूँ कि जेनन इस दुनिया की सच्चाई के बारे में क्यों जानना चाहता था। उसको सबसे पहले ये ब्रेसलेट मिला और फिर उसने उसके क्रिएटर के बारे में पता किया जो कि मैं था, डियाब्लो वॉलपेर। मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ पर मैं मरना भी नहीं चाहता। अगर मैं उसको वापस लूंगा तो ये ड्रैगन मुझे मार देगी। वो उससे पूछता है आखिर वो ब्रेसलेट क्या है? वो कहती है ये जेनन का था और इस ब्रेसलेट की वजह से काफी बार उसकी जिंदगी बची थी। वो कहता है क्या जेनन ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही छोड़ा? माइत्रे गुस्से में आते हुए कहती है आखिर इसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बात घुमाते हुए कहता है नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस था कि क्या उसने इस वर्ड के ट्रुथ के बारे में कुछ रिकॉर्ड छोड़े हैं। वो कहती है हाँ एक्चुअली उसने एक जनरल तो छोड़ा था। डियाब्लो कहता है क्या मैं उसको देख सकता हूँ? माइत्रे कहती है नहीं तुम अभी नहीं देख सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हुआ है। डियाब्लो कहता है तो फिर तुम मुझे अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दो, मुझे बताओ कि तुम हिडन ट्रुथ के बारे में क्या क्या जानती हो। वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इंसान के औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा चाह रहे हो। डियाब्लो कहता है नहीं तुम गलत हो। जेनन ने ट्रुथ को जानने के लिए अपनी पूरी लाइफ गवा दी और हम लोग ये भी नहीं जानते क्या उसने सच में ट्रुथ को पता लगा पाया। तो फिर मुझे बताओ क्या जेनन ये चाहता था कि तुम बस और बस उसकी ग्रेव बना दो और उसकी नॉलेज को पूरी दुनिया से छुपा लो? नहीं, वो तो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज करना चाहता था। माइत्रे कहती है तुम बहुत ज्यादा चालाक बच्चे हो, मैं तुम्हें वो दूंगी, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हम लोग देखते हैं उनके सामने एक बुक रखी होती है जो कि जेनन छोड़ के गया होता है। माइत्रे उसे कहती है देखो मैं तुम्हें ये
ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखा रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे इसको दिखाने के लिए कन्विंस किया है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि तुम इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो क्योंकि तुम इसको खोल ही नहीं पाओगे। डियाब्लो हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या इसको सील कर दिया गया था? माइत्री कहती है, हाँ, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल शील्ड है कि कोई ह्यूमन मेज इसको तोड़ ही नहीं सकता। माइत्री वहां से जाने लगती है और कहती है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूंगी जहाँ से मैं तुम्हें लाई थी। डियाब्लो कहता है, रुको, अब तुम जो भी कुछ देखोगी उसको देख कर तुम सरप्राइज मत होना। वो अपने डार्क ऑरा को रिलीज करने लगता है जिसको देखकर माइत्री काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या डार्क मैजिक? आखिरकार ये कैसा डार्क ऑरा है? मैंने आज तक ऐसा डार्क ऑरा नहीं देखा। यहाँ तक कि जेनन का भी डार्क ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। हम लोग देखते हैं डियाब्लो वो बुक खोल लेता है और उस बुक के अंदर उसके लाइफ के बारे में लिखा होता है।